नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार में। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही शानदार सेशन दोस्तों। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं दोस्तों मैथ पेडागोजी के टॉप 60 MCQs को दोस्तों। तो इसके पहले आपको वन लाइनर क्वेश्चंस करा दिया है, तो यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, जो कि अगर 60 क्वेश्चन आप देख लेते हैं MCQs के किस तरीके से आपको एग्जाम्स के अंदर सॉल्व करना है, तो यहाँ से आपका बहुत सारा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स पेडागोजी में बहुत ही चीज़ें आपको समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो चलिए उस समस्याओं को हम लोग सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन को। तो पहला प्रश्न दोस्तों रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने का आप प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों कि गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। अब देखिए ये कूट वाला प्रश्न है, और कूट वाले प्रश्न और इस तरीके के प्रश्न थोड़ा सा आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं आजकल के समय के एग्जाम्स में। तो गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। पहला पॉइंट है कि गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। तो क्या यह सही पॉइंट है? तो दोस्तों आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कि गणित और दैनिक विचारों में संबंध स्थापित करने में, तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। वहीं बच्चों को आनंदित करने में, हालांकि खेल है और पहेलियाँ हैं तो बच्चे तो आनंदित होते ही होंगे ही, यानी कि सही होगा। डी ऑप्शन है कि समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने में। तो क्या यह सही है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल ही सही है। यानी कि ABCD चारों के चारों जो है कि ऑप्शन आपके क्या हैं, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं, यानी कि चारों ऑप्शन आपके सही हैं। तो सही है किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है दोस्तों? दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है महत्वपूर्ण है। पॉइंट 1 है कि उसमें केवल बहुत सारे अभ्यास होने चाहिए। तो क्या यह एक अच्छी पुस्तक की विशेषता है? तो आप कहेंगे जी नहीं, गलत होगा सर। दूसरा है कि वह रंगीन और आकर्षक होनी चाहिए। तो केवल रंगीन और आकर्षक होने से भी नहीं काम चलेगा। तीसरा पॉइंट है कि अवधारणाओं का परिचय संदर्भगत स्थितियों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। तो आप कहेंगे जी हाँ, ये करेक्ट है। और वहीं मोटी और भारी होनी चाहिए, जी नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न नंबर 2 का क्या है दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा फास्ट चलें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCEP 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीय करना। दूसरा है कि गणित में अमूर्त धारणाएं सिखाना। सी है पाठ्यपुस्तकों के सभी प्रश्नों को हल करवाना। और डी है यानी कि फोर्थ है रोजगार योग्य वयस्क तैयार करना। तो दोस्तों क्या जो है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए या है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 होगा सर। यानी कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का क्या करना? गणितीयकरण करना। नेक्स्ट है आपका ज्यामितीय विचारों के विकास के स्तरों के अनुरूप या अनुसार वैन हीले के सिद्धांत का जो पहला लेवल है, जिसको हम स्तर 0 कहते हैं, वो कौन सा है? विश्लेषण है, दृश्यीकरण है, अनौपचारिक निगमन है या कठोरता है? तो क्या है दोस्तों? तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन है। सबसे पहले हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन कैसा है? पहला पॉइंट है कि गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या सही है? तो नहीं, गुंजाइश है। दूसरा पॉइंट है कि सही है, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे की सोच कैसी है। तो जी हाँ, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। और गणित में त्रुटियों की यही एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये यही बोध कराती हैं कि बच्चे की सोच कैसी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की अवधारणा का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। तो इन्हें जो है क्रम से लगाना है। नीचे दिया है कि शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही तार्किक क्रम अनुसरण करना चाहिए, यानी कि कौन पहले करना चाहिए, फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद करना चाहिए। पहला पॉइंट है कि चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। बी है कि आधे का चिन्ह लिखता है। सी है बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। और डी है कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो क्या कहेंगे आप? पहला चरण क्या होगा? तो आप कहेंगे सर पहला चरण होगा कि बहुत सारे हम मूर्त पदार्थों को क्या करेंगे? पहले आधे में विभाजित करेंगे। उसके बाद हम कहानी या शब्दों के प्रयोग से हम क्या करेंगे? आधा को प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद हम चित्र दिखाएंगे जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। और उसके बाद फिर हम आधे का चिन्ह लिखेंगे, यानी कि CDAB।
तो सी डी ए बी किस में है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 में है, और ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को पढ़िए, आंसर दीजिए। प्रश्न है आपके सामने कि प्राथमिक स्तर पर लंबाई का मापन विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? पढ़िए चारों ऑप्शंस को और बताइए कि कौन सा क्रम सही होगा। अगर आप क्या पढ़ा रहे हैं, लंबाई का मापन सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? तो चलिए सही आंसर की तरफ चलते हैं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, उसके बाद अप्रमाणिक मापन का उपयोग करेंगे, फिर प्रमाणिक मापन का उपयोग करेंगे, उसके बाद हम मीट्रिक इकाइयों को क्या करेंगे, विकसित करना सिखाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? नैरो एम क्या है? ऑप्शन है आपके पास संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बी है बीज गणित पढ़ाना, सी है यानी कि 3 है परिकलन और मापन, और 4th है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। बात की गई है किसके, कि विद्यालयों में गणित संकीर्ण शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है, किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो दोस्तों आप कहेंगे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा कि संख्यात्मक कौशलों का विकास करना क्या है, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है, किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के। चलिए अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 है कि गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों पे आप विशेष ध्यान देंगे जो नहीं वाले होंगे। पहला पॉइंट है कि गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में श्रेणीबद्ध हैं, तो क्या यह नहीं है? तो आप कहेंगे जी सर ये तो सही है। दूसरा है कि गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई शामिल है, तो क्या यह शामिल है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल शामिल है। तीसरा है कि गणित की अपनी भाषा और चिन्ह होते हैं, ये भी सही है। गणित में सभी ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां नहीं है, यह पूरी तरह से काल्पनिक है, जी नहीं, ये गलत है। किसके बारे में? गणित के प्रकृति के बारे में। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, और ऑप्शन नंबर 4 जो है सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों में किस कौशल का विकास करना है? दिया कि तार्किक रूप से सोचने और दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने का, ज्यामितीय प्रमेयों का सिद्ध करने का, कठिन गणितीय गणनाएं तेजी से करने का, या याद रखने की क्षमता का। तो सही क्या होगा दोस्तों? सही होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा कि तार्किक रूप से सोचने और दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 11 नंबर। दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है कि एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। इसका तात्पर्य है कि उसे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समस्या है? तो देखिए, जब नहीं कर पाता है बच्चा संख्या, संक्रिया, संकेत, घड़ी की सुई में अंतर, इसका मतलब उसे क्या है? विजुअल प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है, यानी कि दृश्य प्रसंस्करण में प्रॉब्लम है। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने का तात्पर्य क्या है? दिया है कि केवल गणितीय सूत्रों को याद करना, तो जी गलत होगा। दूसरा है गणितीय अवधारणाओं की समझ और उनके अनुप्रयोग की से समस्याओं को हल करना, जो कि बिल्कुल सही है। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि यदि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इस तरीके के प्रश्नों को हल किया जाता है किसमें? उच्च प्राथमिक स्तर पर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहा। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि दशमलव संख्याओं के प्रतिनिधित्व को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन सबसे उपयुक्त है, यानी कि टीएलएम कौन सा सबसे उपयुक्त है? दिया है एबेकस, जियोबोर्ड, ग्रिड पेपर यानी कि ग्राफ पेपर, या डीएनएस ब्लॉक। तो दशमलव संख्याओं के प्रतिनिधित्व को समझाने के लिए जो सबसे बेस्ट होगा वो है आपका ग्रिड पेपर। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3। नेक्स्ट है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? तो डायग्नोस्ट किस लिए किया जाता है? डायग्नोस्ट क्यों किया जाता है? तो कमियों का पता लगाने के लिए, यानी कि बच्चों की समझ में रह गई कमियों या रिक्तियों को जानने के लिए क्या है? निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। यानी कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य है वह है बच्चों की समझ में रह गई कमियों या रिक्तियों का क्या करना? पता लगाना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 15।
प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण सहायक है किसमें है? पाठ को दोहराने के लिए, मेधावी छात्रों को प्रेरित करने के लिए, शिक्षण में कमजोरी को दूर करने के लिए, या सूत्रों को याद रखने के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षण सहायक है किसमें? शिक्षण में जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए गणित शिक्षण अधिगम के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? दिया है कि टेलर का गिनतारा जियो बोर्ड, ग्राफिक कैलकुलेटर चार्ट, डीएनएस ब्लॉक, कंप्यूटर अनुप्रयोग, पाठ्य पुस्तक श्यामपट। बात है दृष्टिबाधित विद्यार्थी, यानी ऐसा विद्यार्थी जो देख नहीं सकता है। पाठ्य पुस्तक श्यामपट में देखने की बात होगी, डीएनएस ब्लॉक कंप्यूटर में देखने की बात होगी, ग्राफिक कैलकुलेटर चार्ट में देखने की बात होगी। लेकिन टेलर गिनतारा और जियो बोर्ड में हम क्या करते हैं, उसे छू करके काम कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है प्रश्न नंबर 16 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न आया पियाजे से है कि पियाजे के अनुसार जब बच्चा यह समझ लेता है कि वस्तुओं के आकार बदलने पर भी उनकी मात्रा या संख्या समान रहती है तो वह किस अवस्था को प्राप्त करता है? तो दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं, यानी कि कंजर्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि गणितीय संप्रेषण का अर्थ क्या है? तो गणित की परीक्षा में अच्छे अंक लाना, गणितीय सोच को सुव्यवस्थित, संगठित और अभिव्यक्त करना, गणित के वाद विवाद में भाग लेना, या सूत्रों को जल्दी जल्दी बोलना। जी नहीं, गणित संप्रेषण का मतलब है कि गणितीय सोच को सुव्यवस्थित, संगठित और क्या करना, अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट है आपका कि प्राथमिक स्तर पर आकृतियों को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों में स्थानिक समझ का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि गणित में ओपन एंडेड प्रश्नों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो दिया कि इनका केवल एक ही सही उत्तर होता है, जो कि गलत है। और दूसरा है कि इनमें एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं और ये अपसारी सोच को बढ़ावा देते हैं। तो जी हाँ, गणित में ओपन एंडेड प्रश्नों की मुख्य विशेषता यही होती है कि इनके केवल एक उत्तर नहीं हो सकते हैं, एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। और जब ऐसी बात है तो ये अपसारी सोच को बढ़ावा देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय भय का कारण नहीं हो सकता है? पॉइंट 1 है गणित की संचयी प्रकृति, बी है परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन के तरीके, सी है छात्र की लैंगिक क्षमता और डी है कक्षा का संवेगात्मक माहौल। तो क्या इनमें से ऐसा है जो गणितीय भय का कारण नहीं हो सकता है? तो दोस्तों वह है छात्र की लैंगिक क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर पैटर्न पहचानना और उनका विस्तार करना गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्यों? पहला पॉइंट है कि यह कला और शिल्प को बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट है कि बच्चों को परीक्षाओं में व्यस्त रखता है। और तीसरा है यह बीज गणित और उच्च गणित के लिए आधार तैयार करता है और यह केवल समय बिताने का साधन है। तो जी नहीं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर कि यह बीज गणित और उच्च गणित के लिए क्या करता है, आधार तैयार करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया कि प्रतिचित्रण यानी कि मैपिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला पॉइंट है कि प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देता है, तो ये आपका बिल्कुल पॉइंट सही है। दूसरा है कि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो ये गलत है। और सी है कि प्रतिचित्रण का अन्य विषयों के साथ क्या है, समाकलन किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। ए और सी सही है, तो ए और सी आपके ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक छात्र निम्नलिखित तरीके से जोड़ता है, जैसे कि 25 और 38 दिया गया है यहाँ पर, और इस तरीके से उसने जोड़ा है कि 8 5 13 और 13 को पूरा लिख दिया और फिर 2 3 5 को पूरा लिखा है। तो इस छात्र को किस अवधारणा को फिर से सिखाने की आवश्यकता है या सीखने की आवश्यकता है? दिया कि गिनती की प्रक्रिया या हासिल के साथ जोड़, शून्य की अवधारणा या घटाव की प्रक्रिया। तो जी हाँ, यानी कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी बच्चे को क्या है, हासिल वाले जो जोड़ है वो नहीं आ रहे हैं, शायद इसने हासिल करना नहीं सीखा है, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम है। तो उसे हासिल के साथ जोड़कर सिखाना क्या है, आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित शिक्षण में किस पर सबसे अधिक बल देती है? दिया है रटने और याद करने पर, वैचारिक समझ और रचनात्मक सोच पर, कोचिंग कक्षाओं को बढ़ावा देने पर, या केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहने पर। तो दोस्तों सही क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका वैचारिक समझ और रचनात्मक सोच पर अधिक बल देती है कौन, NEP 2020। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गणितीय खेल बच्चों को किस प्रकार मदद नहीं करते हैं? ध्यान दीजिएगा, नहीं करते हैं, निगेटिव प्रश्न है। दिया है कि गणित के प्रति रुचि पैदा करने में तो मदद करते हैं,
तार्किक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। बच्चों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या पैदा करने में तो इसमें मदद नहीं करते हैं। बाकी अमूर्त विचारों को समझने में मदद करते हैं। आपसे पूछा गया कि किस प्रकार की मदद नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि एबेकस का प्रयोग मुख्य रूप से प्राथमिक कक्षाओं में किस अवधारणा को सिखाने के लिए किया जाता है। तो किस अवधारणा को सिखाने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों ये किया जाता है आपकी किसके लिए, स्थानीय मान और बुनियादी गणनाओं के सिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। एबेकस से क्वेश्चन जो है कि आपको बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि समस्या समाधान विधि का पहला चरण क्या है। तो सबसे पहला चरण होता है समस्या समाधान के लिए कि हम समस्या को पहचानें, समस्या को क्या करें, समझें, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसको समस्या को समाधान कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि गणितीय पहेलियां मुख्य रूप से किस कौशल के विकास में मदद करती हैं। दिया है स्मृति कौशल, विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच, लेखन कौशल या रटने की क्षमता। जी नहीं, जो गणितीय पहेलियां होती हैं मुख्य रूप से विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच के विकास में क्या करती हैं, मदद करती हैं, जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर गणित किट का मुख्य उपयोग क्या है। दिया है कि छात्रों को खेलने के लिए खिलौने देना, अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में समझने में मदद करना, कक्षा को सजाना या शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाना। जी नहीं, प्राथमिक स्तर पर जो गणित किट है, मैथ्स किट है, उसका उपयोग है जो है क्या है, तो उसका उपयोग है कि अमूर्त जो अवधारणाएं हैं उनको क्या करना, मूर्त रूप में समझने में मदद करना। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने कि कक्षा 4 के छात्रों को भिन्न की अवधारणा समझाने के लिए जो सबसे उपयुक्त सामग्री है टीएलएम है वो क्या है। पॉइंट 1 है कागज मोड़ने की गतिविधि, जियो बोर्ड, मीट्रिक स्केल या ग्राफ पेपर। तो सबसे बेस्ट जो है इसमें टीएलएम है आपकी कागज मोड़ने की गतिविधि। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है दोस्तों आपके हॉगबेंस साहब का। इन्होंने ये कहा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है। तो याद रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है कि आगमन विधि का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। नियम से उदाहरण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। ठीक है, तो देखिए आप सोचेंगे कि सर इसमें आंसर नहीं दिया है, नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर भी होना चाहिए। तो जी नहीं, उसी को हम बोल सकते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, तो ये आपका होगा जैसे यहाँ पर दिया है विशिष्ट तत्व से फिर पैटर्न की पहचान करना और फिर नियम पर पहुँचना, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। बात सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि निगमन विधि का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। दिया है नए नियमों की खोज करने के लिए, पहले स्थापित नियमों या सूत्रों का उपयोग करके समस्याओं को हल करने के लिए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम नियमों से उदाहरणों की ओर चलते हैं, तो सबसे पहले हम जो नियम दिया गया है उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, समस्याओं को हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों रहा आपके सामने कि गणित की भाषा में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। गणितीय सूत्र, गणितीय संकेत, आलंकारिक भाषा, गणितीय संख्याएं। तो किसका उपयोग नहीं होता है, तो दोस्तों आप कहेंगे आलंकारिक भाषा का उपयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय देने के लिए सबसे उपयुक्त शुरुआती गतिविधि क्या होगी। किसकी अवधारणा देना है, क्षेत्रफल की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे हथेली, पत्ते, पेंसिल आदि का उपयोग करके वस्तुओं के सतहों की क्या करें, तुलना कराएंगे। उसके बाद हम आगे की अवधारणा को क्या करेंगे, विकसित करेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है फिगर्स में। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 37। चलिए प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों कि एक बच्चा कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज दोनों ही त्रिभुज हैं, इसलिए क्योंकि दोनों की 3 भुजाएं होती हैं तो वैन हीले के अनुसार वह किस स्तर पर है। यानी कि बच्चा इस तरीके से बता पा रहा है, इसका मतलब केवल वो देख रहा है और देखने के हिसाब से बता रहा है कि इसमें भी 3 भुजाएं और इसमें भी 3 भुजाएं, ये दोनों ही क्या हैं, त्रिभुज हैं। इसका मतलब वो किस पे है, स्तर 0 पे है और ये दृष्टिकरण पे है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रचनावादी कक्षा में गणित शिक्षण के दौरान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। छात्रों को केवल व्याख्यान देना या छात्रों को स्वयं ज्ञान का निर्माण करने के लिए अवसर और वातावरण प्रदान करना। तो जी हाँ, रचनावादी कक्षा में
गणित शिक्षण के दौरान जो शिक्षक की भूमिका होती है यही होती है कि वो छात्रों को स्वयं ज्ञान का निर्माण करने के लिए अवसर और क्या करे, वातावरण प्रदान करे। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि तुम खुद सोचो और ढूंढो कि इस आकृति को और किन किन तरीकों से बनाया जा सकता है। इस तरीके की जब शिक्षक जो है क्या करती है, निर्देश देती है या अवसर देती है, तो वह कैसी कक्षा होती है, रचनावादी कक्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि गणित में आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। पॉइंट 1 है छात्रों को रैंक या श्रेणी देना, जो कि हमेशा ही गलत होता है। दूसरा है छात्रों के वैचारिक अंतराल को समझना और शिक्षण में सुधार करना। तो जी हाँ, प्राथमिक उद्देश्य यही होना चाहिए गणित में आकलन का, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। जैसा कि यहाँ पर दिया है कि जब उसका असेसमेंट हुआ तो उसके समझ में कमी हम पहचाने और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण देने के बाद उसकी जो समझ है उसमें हम क्या करें, सुधार करके और उसको क्या करें, प्रगति लाएं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। चौपड़, सममिति है, प्रतिरूप है, लेकिन रेशियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात की गई है और प्राथमिक स्तर पर आपको अनुपात या रेशियो नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको लग रहा है कि हाँ इसी तरीके के हमको क्वेश्चंस चाहिए, ताकि इमेज के साथ आपको ज़्यादा जो है कि इंटेंशन मिलता है, इससे आप ज़्यादा ही देर तक किसी प्रश्न के उत्तर को याद रख सकते हैं और आपको चीज़ें समझ में आ सकती हैं। आगे आने वाले वीडियो जो है कि दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव होने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ईवीएस और सीडीपी की मैराथन क्लास जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि महा मैराथन होगी। और अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा सीडीपी और ईवीएस के अंदर, और उसके बाद आगे के भी वीडियोस लाएंगे। तब तक सीडीपी और ईवीएस की जो है मैराथन आपके पास आने वाली है 1-2 दिन के अंदर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, तो इसका तात्पर्य है कि उससे किस में प्रॉब्लम है। तो ये हम लोग प्रश्न किए हैं कि दृश्य प्रसंस्करण में उसे प्रॉब्लम है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य क्या है, तो गणितीय अवधारणाओं की समझ और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को हल करना। नेक्स्ट है कि दशमलव संख्याओं के प्रतिनिधित्व को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन सबसे उपयुक्त है। बात की गई है दशमलव की, और दशमलव पे जब भी बात करेंगे तो ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर की बात होगी। अगला प्रश्न है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों की जो समझ में रह गई कमियां हैं, रिक्तियां हैं, उनको जानना। अगला प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण सहायक है, किसमें सहायक है, तो क्या करने में, शिक्षण में जो कमजोरी दूर है रह गई है उसको दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है कि समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए गणित शिक्षण अधिगम के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है, तो वो है आपका टेलर का गिनतारा या फिर जियो बोर्ड। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये दोबारा से प्रश्न जो है कुछ रिपीट हो चुके थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित की लंबी आकृति का क्या अर्थ है। तो दोस्तों गणित की लंबी आकृति का मतलब है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, कि अवधारणा 1 फिर अवधारणा 2 और फिर अवधारणा 3, यानी ये क्या है, एक दूसरे की अवधारणा का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। यानी एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, यानी कि एक अवधारणा दूसरी अवधारणा का क्या कर रही है, निर्माण करना। इस वजह से गणित की जो क्या है आकृति लंबी है, और इसका अर्थ है यही कि एक अवधारणा का दूसरी अवधारणा का क्या करना, निर्माण करना। क्योंकि हम पहले संख्या सीखते हैं, संख्या के बारे में, फिर उसके बाद जोड़ सीखते हैं, गुणा सीखते हैं, भाग सीखते हैं, इस तरीके से प्रक्रियाएं आगे बढ़ती जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। दिया है गणितीय भाषा का विकास, गणितीय की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता और गति पर पूरी तरह निर्भरता, तर्क कौशल का विकास, या गणितीय अवधारणाओं की समझ। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता और गति पूरी तरह निर्भरता, इस पर जो है हमें ध्यान नहीं होना चाहिए जब भी हम आकलन कर रहे हैं कि बच्चे गणित में क्या सीख रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है आपके पास कि गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार या और कुंजी है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है, तो ये प्रसिद्ध कथन है आपके रोजर बेकन जी का। अगला प्रश्न, पोर्टफोलियो गणित के आकलन में किस प्रकार मदद करता है।
तो यहाँ पर दोस्तों पोर्टफोलियो होता क्या है, आप हर बार पढ़ते हैं और सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, तो यह छात्रों के काम के नमूने एकत्र करता है और समय के साथ उनकी प्रगति को क्या करता है, दर्शाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स का क्या अर्थ है। तो दिया है कि वह गणित जो केवल विशेष समुदायों द्वारा उपयोग किया जाता है, जी नहीं। गणित का दैनिक जीवन और समाज और समुदाय में व्यवहारिक उपयोग, जी हाँ। कम्युनिटी मैथमेटिक्स का यही अर्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर डेटा हैंडलिंग और या आंकड़ों का प्रबंधन सिखाने का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है दोस्तों। तो पहला पॉइंट है कि छात्रों को सांख्यिकी विधि बनाना या दैनिक जीवन से संबंधित जानकारी एकत्रित करना, व्यवस्थित करना और उनकी व्याख्या करना सिखाना। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इस प्रश्न का भी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न आ गए, कुछ ही प्रश्न बचे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिए आप दोस्तों के साथ। प्रश्न नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। पहला है मार्ग विजुअलाइजेशन, ठीक है, यानी कि दृश्यकरण यानी कि मार्गदर्शन दिया है यहाँ पर, ठीक है। कंठस्थ करना नहीं है, आकलन है, मापन है, ये सभी के सभी हैं, लेकिन कंठस्थ करना नहीं है। और पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पूछा गया है कि गणित कक्षा में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो हर प्रयास की सराहना क्या है, महत्वपूर्ण है, यानी प्रत्येक बच्चे के प्रयासों की हमें क्या करना चाहिए, सराहना करें, भले ही उनका क्या है उत्तर गलत हो, पर हम उन्हें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जियो बोर्ड किसके शिक्षण के लिए एक प्रभावी साधन है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ ज्यामितीय रचनाएं हैं या ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। तो बुनियादी जो ज्यामितीय आकृतियाँ हैं उनकी विशेषताओं के लिए क्या है, ये प्रभावी साधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला है आपका कि प्राथमिक स्तर पर गणित का जादू पाठ्यपुस्तकों का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि गणित को जादुई शो की तरह दिखाना या गणित को मनोरंजक बनाना और कहानियों वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना। तो जी हाँ, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कि गणित का जो जादू है, जो पाठ्यपुस्तक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है यही है कि गणित को मनोरंजक बनाना और कहानियों वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ आ गए हैं। प्रश्न है कि गणित शिक्षण में परियोजना विधि का लाभ क्या है। देखिए, छात्रों में खोजी प्रवृत्ति और व्यावहारिक कौशल का विकास करती है। तो जी हाँ, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें शिक्षक को कुछ नहीं करना पड़ता। गलत है, यह बहुत सस्ती विधि है, नहीं, यह समय बचाती है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है आपकी गलत है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका नहीं, यहाँ शिक्षिका होगा, तो एक शिक्षिका कक्षा 2 के छात्रों को सम और विषम संख्याओं की अवधारणा सिखाने के लिए कंकड़ का उपयोग करती है। तो ये उपगागम कैसा है, अमूर्त है, जी नहीं। मूर्त से अमूर्त है, केवल सैद्धांतिक है या याद रखने वाला उपागम, नहीं। पहले मूर्त से, ये क्या है, पहले हम मूर्त कर रहे हैं यानी चीज़ों को दिखा करके बता रहे हैं, फिर यानी कि मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए यही प्रश्न थे जो आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए थे। मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और आपने जो चित्रों के माध्यम से इस प्रश्न को किया तो आपको और भी सटीकता से समझ में आया होगा, और ये लंबे समय तक आपको समझ में आता रहेगा, यानी कि टिका रहेगा, और आपको एग्जाम तक ये बहुत ही हेल्प करेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अब के कितने स्कोर हुए हैं 60 में से ये भी आप निश्चित रूप से बताएंगे। और आने वाली वीडियोज़ जो हैं, यानी कि CDP की जो मैराथन है, महामैराथन, EVS की महामैराथन होने वाली है, और कहेंगे तो जो भी आपकी रिकमेंडेशन होगी उसके बाद वो क्लास आएगी। तो कल आपकी CDP की मैराथन होगी, अगले दिन EVS की महामैराथन होने वाली है, जो कि लंबी क्लासेस होंगे, यानी कि कम समय में आपको अधिक प्रश्नों को देखने को मिलेगा। जैसे 300-400 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वो भी MCQs के रूप में। ठीक है, तो ये जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आने वाले हैं 2-4 दिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि नोटिफिकेशन सही समय पर मिले। और CTET एग्जाम्स में बहुत ही कम समय बचे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।